आज उसकी शादी हुई थी और वह अपने ससुराल आ गई थी। अपने पति के कमरे में बैठी थी, अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और दुल्हन के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। ये बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, बिल्कुल 15 साल की लड़की थी। उसके ज़िंदगी में जो तूफान आया था वह तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही थमने का नाम ले रहा था, जिसकी वजह से तूफान को आगे बढ़कर इसने स्वीकार किया और अब एक दूसरे की जिंदगी में दोनों पति पत्नी की तरह शामिल हो चुके थे। लाल चुनरी ओढ़े बैठी दयानंद का इंतजार कर रही थी। वह लाल लहंगा पहने बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस तरह हड़बड़ी में शादी हुई थी। उसे सिर्फ देवी माँ की लाल चुनरी ही उड़ाकर सारे रस्म निभाए गए थे, लेकिन वह नासमझ थी, नादान थी। उसकी उम्र 15 साल की थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। वह ऐसी परेशानी में पड़ गई थी। उन्हीं सोचों में उसके कानों ने जब उसकी बहन की आवाज़ गूंजी, न जाने जो उसे कमरे में भेजने से पहले क्या कुछ बता रही थी। उसका दिल डर से बंद होने लगा था और दरवाज़ा खुला कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दयानंद बहुत ही ज़्यादा तनाव में था, जिसके चेहरे पर कमरे में दाखिल होते ही उसने अपने पत्नी को एक नज़र डाले बिना उसके तरफ कमर रखे सोफे पर बैठ गया। अपने मुंह पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगा। वह सब कुछ घूंघट में देख रही थी और अपना घूंघट उसने एकदम से उतारा और धीरे धीरे चलते हुए दयानंद के सर पर जा पहुंची। दयानंद अंकल, बात सुनिए। ये सुना था कि दयानंद ने अपने मुंह से जल्दी से तकिया हटाया और देखने लगा इसे क्या हुआ। वह इस तरह हैरान था, उसे अंकल कहा, पर अपने नाम के साथ अंकल लगाना भी वह सहन न कर सका। यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? सोफा इतना छोटा है और आप इतने लंबे हैं। आप आ जाइए बेड पर, मैं नहीं लेती, इतनी ज़्यादा थोड़ी जगह में सो जाती हूँ। उस नासमझ नादान दुल्हन को दयानंद ने एक नज़र उठाकर उसके तरफ देखा, जो कि उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कह रही थी। उसने फिर गुस्से में कहा, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। ये कहते हुए अपने मुंह पर फिर से तकिया रख लिया था। खड़ी होकर वहीं पर घबराने लगी। उसके बहन ने उसे समझाया था कि अपने पति को किसी भी तरह नाराज मत करना और उसे कहना कि सुहाग रात है हमारी और वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। उसका हाथ अगले ही पल दयानंद के कंधे पर था, उसे हिलाकर उठा रही थी। अंकल जी, मेरी बात सुनिए। अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। दयानंद अंकल, भगवान के लिए पहले तुम मेरे नाम के साथ अंकल जी हटा दो। गलत बना रही हो दो रिश्तों को। वो बेड से उठ बैठा था, हड़बड़ाता हुआ उसे खा जाने वाली नजरों से देखकर कहने लगा। वह पीछे हुई थी एकदम से डरकर। अब जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? कब से कोशिश कर रहा हूँ सोने की, क्या है अब? मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत परीक्षा है, अब तुम भी आकर मेरे सर पर ढोल बजा रही हो। वो चिल्लाया तो नहीं था, लेकिन उसका अंदाजा बेहद तीखापन से भरा हुआ था। वो घबराते हुए कहने लगी, मैं कह रही थी कि ये बोलते हुए घबरा गई। उसका दिल कह रहा था कि न जाने क्यों ये बात वह दयानंद से ना करे, पर उसे ये बात याद आ गई अपनी बड़ी बहन की, बबली दीदी की, जो उसे कह रही थी पहली रात में ही अपने पति को अपना बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सारी जिंदगी उसके लिए तड़पती रहोगी। ये बात याद आते ही वह तुरंत उसके पास चली गई थी, लेकिन वह उसे कैसे बता सकती थी? अब बोलोगी भी या मुंह में दही जमा कर रखी हो? क्या कहना है, साफ साफ कहो, सीधी तरह से। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? उसे गुस्से में उसने डांट दिया था। मैं ये कह रही थी कि दीदी ने मुझे बताया कि सुहाग रात है आज हमारी। एक झटके से उसने आंखें बंद किए ही अपना पूरा शब्द कह दिया। अब दयानंद अपनी आंखें फाड़े सक्की हालत में उसके तरफ देख रहा था। मतलब भी पता है तुम्हें जो सुहाग रात के बारे में ये सब कुछ कह रही हो? उसकी आवाज गुस्से से तेज हुई थी। वह तो डर कर एकदम से पीछे हुई थी। नहीं, एकदम से उसे डर ने सताया था। दयानंद ये देखकर अपना गहरा सांस छोड़ा था। जाओ, जाकर सो जाओ। मतलब मालूम नहीं होते जिन बातों का, उनके बारे में बातें भी नहीं करते। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ, जाकर सो जाओ। अगर इतना ही शौक हो रहा है तुम्हें कि मैं आकर पलंग पर सो जाऊं, तो तुम सोफे पर आ जाओ। और वो एकदम से उठा था और पलंग की तरफ आया था, जो कि पलंग पर पहले से ही उसका लाल चुनरी फैला हुआ था। एक नज़र उसे देखता, फिर उसकी फैली हुई चुन्नी को झट से हाथ में पकड़कर जमीन पर फेंक दिया था। न जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था उसे। जो कुछ हुआ मानती हूँ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब तो उनकी पत्नी बन गई हूँ। मासूम, कम उम्र, नादान 15 साल की लड़की भी ना समझ सकी थी कि वह भी एक इंसान था और कुछ जज्बात उसके सीने में ही मलिया मेट कर दिया गया था। एक पल में मोटे मोटे आंसू आने लगे उसकी आंखों से। वह अपने घर भर में सबसे लाडली थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसका सारा लाड प्यार एक ही मिनट में खत्म कर दिया गया। और जो उसे छोटी गुड़िया कहकर बुलाता था दयानंद, वह तो इतना उससे नाराज था। वह रो रो कर अपना बुरा हाल करके बोली थी और वहीं बैठे बैठे सोफे पर सो गई।
और गहरी नींद की वादियों में कब खो गई उसे पता ही नहीं चला। तितली की अगली सुबह आंख खुली थी। दयानंद उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा बजते ही उसने एकदम से उसका बाजू पकड़कर हिलाया। हड़बड़ाकर उठ गई और कहने लगी, कौन है, कौन है? क्या घर में चोर घुस आया है? वे इतनी गहरी नींद में थी, एक पल के लिए दयानंद उसे देखता ही रह गया। कोई शक नहीं था, वे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, कम उम्र मासूम थी। उसके बिल्कुल बराबर उस वक्त उससे चिपक कर उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। पहले होश में आओ, कोई चोर नहीं आया, दरवाजा बज रहा है। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ कौन है। उसने तो उसे कुछ भी ना कहा। अगले ही पल अपनी आंखें मसलती हुई जाकर पलंग पर आड़ी तिरछी होकर सो गई और फिर गहरी नींद की वादियों में चली गई। बड़े अफसोस से आनंद ने एक नज़र तितली को देखा। कब बड़ी हो गई लड़की पता ही नहीं चला। वे आगे बढ़ा, सर झटक कर जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी माँ सामने ही खड़ी थी और उसे बहुत गौर से देख रही थी। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद कहने लगी, तितली कहाँ है? उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। आज रिसेप्शन है, घर में ही रिसेप्शन के फंक्शन को रखा गया है और सभी को यहीं पर खाना खिलाया जाएगा। वह अपनी माँ की बात सुनकर कंधे उचकाते हुए बेड की तरफ इशारा करके बताया, अभी तक वे सो रही है, आप खुद ही उसे जाकर जगा दीजिए। उसे समझ नहीं आती मेरी कोई भी बात। न जाने कौन सा पाप किया था मैंने जिंदगी में, जो ये बेवकूफ़ लड़की मेरी किस्मत में आ गई। वो पल यही था कि वो उठकर बैठ गई थी और उसने अंगड़ाई लेकर ये सब सुना था। अगले ही पल एकदम उदासी सी छा गई थी उसके चेहरे पर। तो क्या मैं उनके किसी पाप की सजा हूँ? उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू झिलमिलाने लगे। वो बिल्कुल नादान थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि दयानंद के नाराजगी को समझ न सके। उसने अपने दुपट्टे को इधर उधर ढूंढना चाहा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए बाहर आई, जहाँ उसकी सासू माँ उसे कड़कदार नजरों से देख रही थी। उठ गई मैडम जी, वैसे तुम्हें दयानंद से पहले उठना चाहिए था। उनकी ये सारी बातें वो बिल्कुल पुतला बनी सुनती रही। लेकिन नाश्ता तो मुझे बनानी ही नहीं आती आंटी जी। उसके सास का दिल किया कि उसकी ये बातें सुनकर वो अपना सर पीट ले। कोई बात नहीं, तुम जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, तैयार होकर फिर किचन में आओ और फिर नाश्ता बना कर दो। दयानंद तो बहुत लाडला है, वरना तुम्हारे चक्रों में वह वैसे ही भूखा चला जाएगा ऑफिस। उसे जल्दी से ये बात बताकर नीचे चली आई। ऑफिस? अभी कितने ही दिन हुए हैं मेरी शादी को जो ऑफिस जा रहे हैं। मेरी बबली दीदी ने बताया था कि दयानंद को ऑफिस तो 2-3 दिन जाने मत देना, दयानंद की ऑफिस की छुट्टी करवा लेना। ये सोचते ही वॉशरूम में चली गई और मुंह हाथ धोकर नीचे आई तो नाश्ते के लिए दयानंद इंतजार कर रहा था। किचन में आंटी मौजूद थी। उंगलियां मोड़ते हुए वह दयानंद के पास आई थी। दयानंद, बात सुनिए मेरी। वह इस वक्त चेयर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार का एक कोना फोल्ड करके हैरानी से कहने लगा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? आज हमारी शादी का पहला दिन है और आज ही आप ऑफिस जा रहे हैं और फिर रिसेप्शन भी तो है, आपको छुट्टी कर लेनी चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही दयानंद को गुस्से का फुहार छटका था और एकदम से चेयर से उठा और उसके पास जाकर कहने लगा, तुमसे कितनी बार कहा ये अपने बेवकूफ़ दिमाग से अजीब तरह की बातें मत किया करो। और हाँ, हमारी शादी कोई आम हालात में नहीं हुई है, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये बात। और फिर क्यों अपने साथ साथ मुझे भी खपा रही हो? और तुम्हारी उम्र जितनी है उतनी बातें करोगी तो अच्छी भी लगोगी। तुम्हें ये सब बातें समझ क्यों नहीं आ रही? रही बात जहाँ तक रिसेप्शन की, वह अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिला दिया जाएगा। उसने ये बातें बहुत ही ज्यादा गुस्से में कही थी तो वह डर कर बिल्कुल सहम चुकी थी। अब नाश्ता मिलेगा भी या फिर तुम्हारी बेवकूफ़ बातें सुनने को मिलेगी या फिर तुम्हारी इस बातों से पेट भर लूं? दयानंद का ऐसा गुस्सा देखकर वे एकदम से जल्दी से किचन में दौड़ी थी। लेकिन आंटी जी ने तो खुद ही नाश्ता बना लिया, ये लो पकड़ो और जाकर दे आओ दयानंद को। अगर तुम्हारे भरोसे पर ही रही तो आज मेरा बच्चा बिना नाश्ता किए भूखा ही चला जाएगा। अब आंटी भी नाराज थी तितली से। तीखी बातें सुनकर तितली को बहुत दुख हुआ था और आंखों में उसके भी आंसू आने लगे। वह कांपते हुए हाथों से नाश्ते की ट्रे उठाए दयानंद के सामने टेबल पर रखकर पलटने ही वाली थी कि उसका पैर टेबल के कांच में फंस चुका था। जैसे ही मुड़ी तो वह गिरते गिरते बची थी। उसने एकदम से दयानंद का शर्ट पकड़ लिया। अब यूं था कि कुर्सी पर दयानंद बैठा हुआ था, उसके ऊपर वह गिरी अपनी मुट्ठियों में उसका शर्ट जोर से पकड़ी हुई थी और खुद को गिरने से बचा रही थी। उस पर वह चिल्लाकर कहने लगा, तुमसे ढंग से कोई काम नहीं होता। अगले ही पल वह सीधी हुई, अगर अपनी आंखें खोलकर चलोगी तो ये सब कुछ नहीं होगा। अरे प्लीज यार, मम्मी इसे कुछ तो ढंग से सिखा दो, अब तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वह फिर से गुस्से में कहता उठ खड़ा हुआ
और चाय का कप लिया, 2 घूंट भरकर वापस रख दिया। आंटी उस बीच वहां आ चुकी थी। उसकी बात बड़ी गौर से सुनी थी। बेटा नाश्ता तो पूरा करते जाओ, उससे कहने लगी। लो कर लिया। सुबह ही सुबह उसने अपने सामने खड़ी अपनी बहू तितली को घूर कर कहा, जो अब सर झुकाए रोने में बिजी थी। यही पल था जब दयानंद की नज़र उसकी आंखों में ठहर सी गई। वह आंसुओं के साथ रो रही थी। अगले ही पल दयानंद ने अपनी नजरें चुराई और छोटे छोटे कदम उठाता वहां से निकल गया। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शकल क्या देख रही हो? उठाओ इस मेज पर और गिरा हुआ सामान समेटो, नहीं तो काम नहीं होता तो कमरे में ही बैठ जाया करो, नीचे मत आया करो। अजीब मुसीबत तुम्हारे अंकल ने हमारे सर पर लाकर ला दी है। आंटी आगे बढ़ते हुए दोबारा अंदर किचन में चली गई। तितली वह सब साफ करते हुए सोचने लगी, उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। फिर उसे वह खतरनाक रात याद आ गई थी जिसे बीते हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। ये शादी किस तरह हुई थी, एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह वहीं कुर्सी पर भीगी आंखों के साथ सोचने लगी, आखिर उसकी गलती क्या थी। शादी का माहौल था, सारे लोग मुस्कान के घर पर मौजूद थे। उन्होंने हर मेहमान के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था। तितली अपने माँ और पापा के साथ वहां पर शादी के प्रोग्राम में गई थी। ये शादी उसके बुआ के घर थी। तितली उसकी बुआ की बेटी थी। तितली इधर उधर घूम रही थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जिसे उन्हें बड़ी लाडों से पाला था। तितली की कजन बबली की शादी थी और सब उसके फंक्शन में वहां रुके हुए थे। आंटी जी भी अपनी दोनों बेटी और एक बेटे के साथ वहां मौजूद थी। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। प्रिया देवी के कमरे में ढोल थाप पर गीतों की सुरताल तेज हो रही थी। मेहंदी लगाई जा रही थी। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। तितली बबली के बगल में बैठी गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही थी जब शीतल उसके बराबर में बैठी। बस कर दो तितली यार, कितना सर खपा रही हो, इससे अच्छा तो स्पीकर पर ही गा लेते। ये सुनते ही तितली का मुंह बना था। स्पीकर से ज्यादा अच्छा तो मैं खुद गा लेती हूँ, उससे कहा तो वह सारे लोग हंसने लगे। देखो ये हंस रहे हैं ना, मतलब ये भी स्पीकर के भूखे हैं, तो भगवान के लिए अपने गले को आराम दो और हमारे कानों पर थोड़ा सा तरस खाओ। मुस्कान ने उसके सामने हाथ जोड़े तो वह रूठे रूठे अंदाज में वहां से उठ गई थी। उसने कमरे से बाहर कदम रखा ही था जब उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसे बुला रहा है। निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो सीढ़ियों पर खड़े दयानंद ने उसे अपने पास बुलाया था। वह नासमझी से उसकी तरफ देखती कदम बढ़ा गई थी। बात सुनो छोटी गुड़िया। आनंद अंकल, क्या बात है? वह अपना लहंगा संभालती गिरते पड़ते वहां पहुंची। मुस्कान किधर है? दयानंद की बातें सुनकर उसने मुंह बना लिया। वही कमरे में बैठी मेरी बुराइयां कर रही होगी। क्यों, आपको उससे क्या काम है? उसने अपने आईब्रो ऊपर नीचे किए। कुछ नहीं, बस उसके कान में जाकर कहो दयानंद छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुना था कि वह हंसने लगी। कोई खास बात है क्या? कोई खबर पहुंचानी है तो मुझे बता दो, मैं खुद ही पहुंचा देती हूँ। उसे छत पर क्यों बुला रहे हो? ये सुनते ही दयानंद का मुंह बिगड़ चुका था। तुम्हें जितना कहा है उतना ही किया करो ना गुड़िया। उसने उसकी चोटी खींची थी तो वो मुंह बनाती हुई बोली, बहुत बदतमीज हो आप। एक तो मैं आपका काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही तंग कर रहे हैं। वह मुंह बनाती हुई वापस पलटी। मैं नहीं कह रही, मुस्कान से खुद ही जाकर कह दो। एकदम से उसका मूड खराब हो गया था और दयानंद की आवाज सुने बिना ही वो कमरे में चली गई। उसी बीच मुस्कान कमरे से बाहर निकली तो दयानंद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने इशारे से उसे छत पर आने को कहा। यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? जानते भी हैं कि नीचे बहुत ज्यादा काम है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो अलग बातें होगी। वह छत पर आई तो दयानंद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उसके आंखों में मोहब्बत का समंदर लहरें मार रहा था। वह शर्माकर अपनी नजरें झुका गई। मैं आज रात ही मम्मी से बात करूंगा। कल बबली के शादी के बीच ही हमारी मंगनी हो जाएगी। ये सुना था कि मुस्कान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। बबली मुस्कान से छोटी थी। बबली के बाद उसका नंबर लगना था। वह मुस्कुराते हुए वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ी तो वह दौड़ते हुए उसके तरफ आया। क्या हुआ, कुछ तो कहो। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? दयानंद के फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे ज्यादा भला मुझे और क्या चाहिए? कहते के साथ ही वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरकर अंदर कमरे में गुम हो गई। राहुल ने सीने पर हाथ बांधे ये सब मंजर अपनी आंखों के रास्ते अपने दिल पर उतार रहा था। मुस्कान से वो मोहब्बत करता था। राहुल से पहले ही दयानंद ने मुस्कान को प्रपोज कर दिया था, पर मुस्कान दयानंद को चाहती थी। ये बात राहुल अच्छे से जानता था। बस कैसे भी करके मुस्कान को अपने काबू में करना चाहता था। पर आज मौका भी था तो उसने अपने दिमाग में एक शैतानी आइडिया तैयार किया था। उस पर वह रात को काम करने वाला था।
राहुल मुस्कान के पड़ोस में ही रहता था। राहुल का करैक्टर ठीक नहीं था। वह हर लड़की पर बुरी नज़र रखता था। मुस्कान को वह इसलिए पाना चाहता था क्योंकि मुस्कान का कोई भाई नहीं था। मुस्कान 2 बहनें थी। बबली की शादी आज हो रही थी। मुस्कान छोटी थी। इसके पास ज़मीनें बहुत थी। इसी लालच में वो मुस्कान से शादी करना चाहता था। नहीं तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और ये बात मुस्कान अच्छे से जानती थी। मुस्कान उसे कभी शादी न करती। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ था। मुस्कान और दयानंद को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। दयानंद की माँ और तितली की बुआ की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और आंटी ने भी दबे शब्दों में दयानंद और मुस्कान के बारे में बात की थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात मोहब्बत तक जा पहुंची थी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि दयानंद की मोहब्बत शादी तक पहुंचेगी भी या नहीं, या फिर अधूरी रह जाएगी। तितली, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं बनती। तुम प्लीज़ कोई और कमरा ढूंढ लो। कई लड़कियां उस कमरे में मौजूद थी। जब तितली ने कदम रखा तो मुस्कान ने उसे साफ हरी झंडी दिखाई। क्या समस्या है? अब मैं कहाँ सोऊं? तुम सारी लड़कियां एक कमरे में सो गई हो, मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? वह मुंह बनाती कहने लगी, एक काम करो, सीढ़ियों के बराबर में खाली कमरा है, लेकिन उस कमरे में शायद लाइट नहीं जल रही, अंधेरा है, तो ध्यान से जाना, उस कमरे में कोई भी नहीं होगा, तुम आराम से सो जाना। जल्दी से मुस्कान ने उसे कहा तो वो मुंह बनाती वहां से निकलकर पहली मंजिल पर आई। अब अंधेरे में वो कमरा कहाँ ढूंढती? थोड़ी देर पहले ही दयानंद ने भी मुस्कान को छत पर बने कमरे में बुलाया था। इधर तितली भी बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। दयानंद के कॉफी में कुछ अजीब पदार्थ मिलाया गया था, जिससे उसके अंदर के सारे जज्बात खुमार बाहर आ रहे थे और वह कैसे भी करके मुस्कान को पाना चाहता था। राहुल ने उस अंधेरे कमरे में दयानंद को धोखे से भेज दिया था और उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुस्कान का इंतजाम करता हूँ। तुम रात भर उसी कमरे में मुस्कान के साथ बैठकर मीठी बातें कर सकते हो। इधर तितली भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी। तितली को इशारा करके दयानंद के कमरे में भेज दिया और वह कॉफ़ी उसमें तितली को भी पिलाई थी और दोनों को एक कमरे में भेज दिया था। वहाँ दयानंद भी अपने होश में नहीं था। इधर तितली भी अपना होश खो रही थी। तितली, दयानंद के बीच बहुत कुछ हुआ, पर सब कुछ अनजाने में हुआ था और उस राहुल की वजह से हुआ था, और ये बात किसी को खबर तक ना लगी कि राहुल ने ये सब चाल चली थी। सुबह जब राहुल ने सबको उस कमरे में भेज दिया, आनंद और तितली दोनों अजीब अवस्था में मिले थे, एक दूसरे से लिपटे हुए थे, और ये सब कॉफ़ी का कमाल था। दयानंद बहुत शर्मिंदा था। तितली भी हैरान थी, आखिर वह दयानंद के कमरे में कैसे पहुंच गई। उसे रात वाली बात कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इधर दयानंद को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो इस कमरे में मुस्कान का इंतजार कर रहा था। ये तितली बीच में कहाँ से आ गई थी? तितली की उम्र उससे काफ़ी कम थी। वह तो तितली को गुड़िया कहा करता था। तितली को कभी उस नज़र से नहीं देखा था। ये सब पल भर में क्या हो गया था? लेकिन जब एकदम से दरवाज़ा खुला, तितली की बुआ प्रिया देवी के होश उड़ गए थे। तितली कहने लगी, क्या हो गया? क्यों सुबह ही सुबह इतनी जल्दी उठा दिया मुझे? वह अपनी आंख मसलती बाहर आई थी, लेकिन हैरान रह गई थी ये देखकर कि ना सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि दयानंद की माँ भी और उसकी चाची भी, सब लोग एक साथ खड़े थे। उसे कड़ी नज़रों से पूछा कि दयानंद कहाँ है। उसे भी इस बात पर बहुत हैरानी हुई थी। जब उसने पलटकर बिस्तर की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसी बिस्तर पर वह भी औंधे मुँह लेटा था। जब कमरे के बाहर काफ़ी शोर मचा तो उसकी आंख भी खुल गई थी। वह अपने आप को उस हालत में देखकर परेशान हो गया था और तितली को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हुआ था। वह उसके साथ उस कमरे में क्या कर रही थी? ये बात बहुत अजीब थी। ना तो तितली को मालूम था, ना दयानंद को। पूरे घर में ये हंगामा खड़ा हो गया था। उधर मुस्कान को भी ये बात पता चल गई थी। मुस्कान ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। वह उसे कभी माफ़ करने वाली नहीं थी, क्योंकि वह दयानंद से बहुत प्यार करती थी, और जब उसने तितली के साथ उसे देखा तो उसका खून खौल उठा था। तितली के माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। अब दोस्ती यारी की बात थी। प्रिया देवी ने सब मामला शांत करने को सोचा। उसने पारो देवी को समझाया और कहा, भाभी कोई बात नहीं, लड़का बहक गया था, वैसे लड़के में कोई बुराई नहीं है। मुस्कान से मैं उसकी शादी करने वाली थी, लेकिन अब जब इस हालत में सबने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है तो तितली से इसकी शादी होनी चाहिए। तितली तो चलो नादान थी, लेकिन दयानंद तो अक्लमंद था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दयानंद की यही सजा है कि वह तितली के साथ शादी करे और इस मामला को शांत करे।
वहीं पर राहुल आग में घी डालने का काम कर रहा था कि दयानंद ने रात को शराब पी थी। मैंने खुद दयानंद के सामान में शराब की बोतल देखी थी। दयानंद ने मुझको शराब पीने की ऑफर भी की थी। मैंने मना कर दिया था और मैं उनकी शराब की बोतल उठाकर बाहर फेंक दी थी। दयानंद बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। ये सब क्या हुआ है? मैं तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन दयानंद को भी एहसास हुआ था कि मैंने कुछ ऐसा जरूर पिया था जिससे मैं खुद अपने होश हवास में नहीं था और उस बच्ची के साथ पूरी रात सोता रहा, जबकि उनके बीच वह सब कुछ हो चुका था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तितली अब कुंवारी नहीं थी। दयानंद ने नशे की हालत में तितली के साथ वह सब कुछ कर चुका था। क्योंकि जब बिस्तर को देखा गया था तो बिस्तर बहुत ही बुरे हालत में थी, पूरे खून से लथपथ थी और तितली की कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही थी। वह सब करने के बाद दयानंद ने तितली को उल्टे सीधे कपड़े पहना दिए थे और खुद भी बेसुध होकर लेट गया था। इस वजह से सभी के दिमाग पर यह तूफान उठ रहा था कि ये बात यहीं दबा दी जाए और इन दोनों की शादी कर दी जाए। अब पारो देवी भी इस बात को स्वीकार कर चुकी थी और बबली के शादी के मंडप में ही दयानंद और तितली की शादी हो गई थी और बबली ने ही उसे ये सब बताया था। इधर राहुल के माँ ने भी गरम तवे पर रोटी सेक लिया था। उसने तुरंत राहुल का रिश्ता मुस्कान से कर दिया और मुस्कान भी शादी उसी मंडप में हो गई थी। मुस्कान ने कुछ भी ना कहा। वह अपने प्यार में धोखा खाई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। उसने भी गुस्से में आकर राहुल से शादी कर ली। उसे भी तो पता चले बेवफाई आखिर क्या होती है। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी महबूबा को राहुल के साथ फेरे लेते देखा तो उसके दिल में एक आग सी उठी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अब दयानंद को सारी बात समझ में आ गई थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। दयानंद को वो कॉफ़ी भी याद आ गई थी जब राहुल ने दयानंद को और तितली को कॉफ़ी दी थी। उसको सब कुछ समझ में आ गई थी। उसमें कहीं से कहीं तक उन दोनों की कोई गलती नहीं थी। वह अब क्या करता, चुपचाप तितली से उसने शादी कर ली, क्योंकि उसने तितली को मुस्कान समझकर उसके साथ वह सब कुछ कर चुका था जो मुस्कान के साथ करना चाहता था। और उसी दिन से ये कहानी शुरू हो गई थी। अब जब तितली ने भी उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह मुस्कान को भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिन के बाद तितली को उल्टी आने लगी थी। तितली प्रेग्नेंट हो गई थी। तितली के माँ का व्यवहार भी तितली के साथ कुछ खास नहीं था। तितली का 8वां महीना चल रहा था और अभी तक दयानंद दोबारा उसके करीब नहीं आया था। आज तितली की गोद भराई थी और सभी मेहमान इकट्ठे हुए थे। इस गोद भराई में उसने मुस्कान को भी बुलाया था और बबली को उसके पति के साथ बुलाया था, लेकिन राहुल बिन बुलाए उस गोद भराई में पहुंच गया था। वह मुस्कान को सिर्फ अपने जूती के नोक पर रखता था। वह शराब पीता था, जुआ खेलता था, वह हर नशा करता था। जब गोद भराई के समय उसने मुस्कान को देखा, उसने वह सारी बातें मुस्कान से बता दी कि आखिर उस रात क्या हुआ था और असलियत क्या थी। जब मुस्कान को ये सारी असलियत का पता चला, उसका दिमाग घूम कर रह गया था। उसने उस फंक्शन में खड़े खड़े अपने पति से डिवोर्स मांग ली थी और सभी को वह सारी सच्चाई का पता चल गया था। अब दयानंद के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह पूरे 8 महीने से अपने अंदर गिल्टी फील कर रहा था कि मुस्कान की नज़रों में वो गिर चुका है। कैसे भी करके उसकी नज़रों में असलियत को लाना चाहता था और मुस्कान से माफ़ी मांगना चाहता था। और आज दयानंद ने सबके सामने मुस्कान से माफ़ी मांगी थी और अपनी पत्नी तितली से भी माफ़ी मांगी थी। उसने कहा कि मैं आज के बाद से अपनी पत्नी को स्वीकार कर चुका हूँ और पूरे मन से और पूरे दिल से। तितली भी सूजी हुई आंखों के साथ दयानंद के गले से लग गई थी। तितली ने कहा, अब जो भी हो, आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और इस आने वाले बच्चे से भी। 1 महीने के बाद तितली की डिलीवरी थी। तितली को बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ था क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। दयानंद के बेटे आनंद के आने से घर में एकदम चहल पहल, रौनक लग गई थी। आनंद भी बहुत खुश था, तितली को पलकों पर रख रहा था। आज दयानंद का बेटा पूरे 3 महीने का हो गया था। तितली की कंडीशन भी ठीक हो गई थी। आज तितली को दयानंद घुमाने व बाहर होटल ले गया था और वहां पर 2-3 दिन रुकने वाले थे। आज दयानंद बहुत ही रोमांटिक मूड में था। तितली भी उसको बराबर देखे जा रही थी। आखिर दयानंद किस खुशी में इतना झूम रहे हैं। वैसे तो जब से आनंद का जन्म हुआ था दयानंद बहुत ही खुश रहा करता था, लेकिन आज दयानंद के रंग ढंग बिल्कुल अलग दिख रहे थे। वे बार बार बात करते तितली को हर जगह से टच कर रहा था। तितली ये बात बार बार नोट कर रही थी और वह भी उसके प्यार के लिए कब से तरस रही थी। और जब उसने रूम में ही आइसक्रीम मंगवाई, वह भी तितली के पसंद की, तितली से कहा कि एक ही आइसक्रीम में हम दोनों खाएंगे।
तितली ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और एक ही आइसक्रीम से दोनों खाने लगे। दोनों का होंठ बार बार टच होता था, जिससे तितली का दिल धक से रह जाता था। आखिर दयानंद उसके होंठों तक पहुंच गया, फिर गर्दन पर, और फिर वह सब जगह चूमता गया। पूरे 1.5 साल से तितली को इसके लिए तड़पते देखा आज तितली की इच्छा पूरी कर दे रहा था। तितली भी बेकाबू होकर अपने आप उसे सौंप चुकी थी। वह पूरी रात इसके समंदर में गोते लगाते रहे। जैसे ही उन लोगों ने तीसरा राउंड पार किया, आनंद ने रोना शुरू कर दिया। दयानंद ने तुरंत अपने ऊपर तौलिया लपेटकर अपने बेटे को उठा लिया और तितली के छाती से उसका मुंह लगाते खुद भी दूसरी छाती से खेलने लगा था, जिस पर तितली ने उसे घूर कर देखा था। दयानंद ने कहा कि आज मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपना लिया है। उस रात जो भी हुआ था वह किसी और को समझकर हुआ था, लेकिन आज मैं तुम्हें तितली समझकर वह सब कुछ कर रहा हूँ और अपना प्यार तुम्हारे लिए लुटा रहा हूँ। तो तुम इतने नखरे दिखा रही हो, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जल्दी से आनंद को दूध पिलाओ और फिर मेरी तरसती मोहब्बत के प्यास को बुझाओगी। तुम इश्क की वो समुंदर हो जिसे पीने से और प्यास बढ़ती है। तुम वो देवी हो, सिर्फ मेरे लिए बनी हो। भगवान ने सिर्फ तुम्हें मेरे लिए बनाया है, तभी तो तुम मेरी झोली में आकर गिर गई थी। ये थी उन दोनों की प्रेम कहानी। मुस्कान बार बार दयानंद को फ़ोन करती थी और उससे वो वापस अपनी मोहब्बत पाना चाहती थी, लेकिन दयानंद ने कहा कि नहीं, मैं अब किसी और के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी बिल्कुल बेकसूर थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने मुझे असली मोहब्बत करना सिखाया। अब तुम्हारे साथ दोबारा आकर मैं खुद की नज़रों में नहीं गिरना चाहता। मुझे माफ़ कर दो मुस्कान। इस कहानी में आखिर किसकी गलती ज़्यादा थी? क्या दयानंद को मुस्कान को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं? अगर मुस्कान उससे सच्ची मोहब्बत करती थी तो उस पर विश्वास कर सकती थी, लेकिन मुस्कान ने ऐसा नहीं किया। आप लोग बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।